कामनी अपने पति नागेंद्र के मौत के गम से उभरी भी नहीं थी कि एक और संकट उस पे आन पड़ा। नागेंद्र ने गांव में जो कर्ज ले रखा था उसके मांगने वाले कामनी के घर आ चुके थे। कामनी उनकी बातें सुन काफी चिंतित हो गई, क्योंकि उन लोगों से नागेंद्र ने काफी पैसे उधार लिए थे, जिसे अब सारे पैसे को कामनी को ही चुकाना था। क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि इसका पति मर चुका है तो ये कहाँ से देगी। लोगों को तो अपने पैसों से मतलब था, और फिर अगर एक औरत आ जाए तो लोग अपना मतलब निकाले बगैर नहीं छोड़ते हैं। किसी भी तरह से वो अपने दूसरे मतलब भी उस औरत से निकालना चाहते हैं। कामनी के ऊपर पहले से ही एक बूढ़े माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी तो आ ही चुकी थी, और ऊपर से ये कर्ज। कामनी को अंदर से सब चीजों ने झकझोर कर रख दिया था। पति का गम तो गया एक तरफ, लेकिन अब कर्जदारों ने और बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियों ने उसे और अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे करे। आखिर इन लोगों का कर्ज वो कैसे चुकाएगी। एक औरत कैसे ये सब काम कर सकती है, क्योंकि कामनी के यहाँ से जमा पूंजी भी समाप्त हो रही थी। अब बहुत ही जरूरी हो चुका था कि वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम करे, क्योंकि अब खाने पीने की भी आफत आने वाली थी, और ऊपर से कर्ज वाले भी समय देकर चले गए थे कि उन्हें भी जल्दी से पैसे चाहिए ही चाहिए। कामनी ने अगली ही सुबह काम पकड़ने के लिए शहर की ओर राह ली। वो सुबह ही शहर की ओर रवाना हो गई और अपने माँ बाप को उनकी हाल पर छोड़कर चली गई, क्योंकि कामनी के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए कामनी ने यह कदम उठाया। शहर पहुंचकर जब वो एक सिलाई वाले के यहाँ काम मांगने पहुंचती है तो उसे वहां ढेर सारे मर्द काम पे लगे हुए दिखते हैं। कामनी शहर कभी नहीं गई थी, और इतने मर्दों को औरतों के साथ देखकर वो सहम सी जाती है, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल नहीं होता। गांव में मर्द और औरत के बीच एक डिस्टेंस होता है, एक फासला होता है, लेकिन शहर में इस बात को कोई मायने नहीं देता। कामनी को इस बात का डर था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, पर कामनी के पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसकी मजबूरी ने उसे यहाँ काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस सिलाई सेंटर में उस महीने के 2000 रुपए मिलते थे, पर यह पर्याप्त नहीं थे कामनी के लिए। इतने में तो सिर्फ कामनी का घर चल सकता था और वो खुद इस शहर में रह सकती थी, लेकिन जो कर्ज उसके सर पर थे वो चुकाने के लिए उसे और पैसों की जरूरत थी। कामनी वहां देर रात तक काम करती थी और अपने कर्ज को चुकाने के लिए झकझोर मेहनत कर रही थी। एक बार वो रात को एक और महिला के साथ देर रात तक काम कर रही थी। कामनी ने सोचा कि अब हम 2 लोग यहाँ हैं तो डरने की क्या बात है, ये महिला भी तो मेरे साथ ही है। कामनी जब उस रात को काम पे लगी हुई थी तो उसने देखा कि जो महिला उसके साथ में काम कर रही थी वो वहां नहीं है, और सेंटर का दरवाजा भी बंद हो चुका है। डर से कामनी की हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई दरवाजा को खोलो, दरवाजा खोलो, मैं अंदर यहीं पर हूँ। वो बहुत परेशान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद कर दिया, वो भी बाहर से। थोड़ी देर में बाहर से कुछ लोग दरवाजे को खोले अंदर आ गए। कामनी उन्हें देखकर बेहद डर जाती है, क्योंकि उसके सामने 2 मर्द खड़े थे। वो दोनों कामनी के साथ गलत करने लगे, पर किसी तरह कामनी उनकी चंगल से निकलकर भाग जाती है। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे कामनी भागती भागती एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक जाती है। पेड़ बहुत ही विशाल था। कामनी उस पेड़ के बगल में जाकर छुप जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तो अकेली औरत, ऊपर से 2 मर्द जो उसके हवस का शिकार बनाने में लगे थे। डर से तो बेचारी पूरी कांप रही थी। उस सुनसान सड़क पे उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेली थी वहां पर। काफी देर वो उस पेड़ के बगल बैठी रही, पर जैसे ही वो उठकर जाने लगी तभी उस पेड़ के अंदर से कुछ आवाज आई कि मुझे भी ले चलो, मैं यहाँ अंदर कैद हूँ। कामनी तो डर गई अचानक, क्योंकि एकदम सुनसान सड़क पर किसी पेड़ में से आवाज आना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। कामनी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि पेड़ से आवाज आ रही है, लेकिन अचानक उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर औरत की तस्वीर उभरने लगी है। ये देखकर कामनी के होश उड़ जाते हैं। उसे ना ही अपने कानों पर और ना ही अपनी आंखों पर विश्वास होता है। ऐसा तो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, जो आज वो हकीकत में देख रही थी। धीरे धीरे वो आकृति एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती है, सुस्पष्ट हो जाती है, और वो आकृति एक औरत की थी जो देखने में बला की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगी। बहुत हिम्मत जुटाकर, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर कर कामनी उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस पेड़ के अंदर कैसे आई। उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि जिस तरह तुम यहाँ आई हो उसी तरह मैं भी आई थी। एक दिन मेरा पीछा भी कुछ लोग कर रहे थे। मैं उनसे किसी तरह बचकर इसी पेड़ के पास आकर छुप गई थी।
मुझे लगा कि वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिर उन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। वो 5 आदमी थे। उन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। मैं समझ गई थी कि इन लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद ही अपनी जान दे दूं, क्योंकि वो पहले मेरी इज्जत को मिसम मार करते, मेरी इज्जत को तार तार करते, उसके बाद मुझे मार डालते। इसीलिए मैं वहीं पर पेड़ की एक नुकीली डाली पर गिर गई और वो डाली मेरे सीने के आर पार हो गई। थोड़ी देर में मेरी मृत्यु भी हो गई और तब से मेरी आत्मा इसी विशाल पेड़ के अंदर समाई हुई है। वो 5 लोग तो यहाँ से छोड़कर मुझे भाग गए, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर कैद होकर रह गई। उस पेड़ के अंदर से आवाज आई कि आखिर कामनी तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कामनी हल्की हंसती हुई आवाज में कहती है कि तुम इस पेड़ के अंदर से मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मुझे लोगों के कर्जे चुकाने हैं और मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को भी पालना है। मेरे सर पर माँ बाप का बोझ है, कर्जे का बोझ है और मेरा आदमी इस दुनिया से जा चुका है। मेरा शौहर, मेरा पति इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ के अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति कर सकती हूँ। जरा तुम अपने नीचे जमीन पर देखो। कामनी जैसे ही नीचे जमीन पर देखती है तो उसे एक सिंदूर की डिबिया दिखाई देती है। कामनी कहती है कि मैं इस सिंदूर की डिबिया का क्या करूं? अब तो मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है, सिंदूर का मुझे क्या काम? तो उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें हर रोज इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना है, यानी सिंदूर से अपनी मांग भरनी है। और जैसे जैसे इस सिंदूर को अपने मांग में भरोगी तो तुम्हें अपने सामने चांदी के कई सिक्के मिलेंगे और तुम अपनी हर कर्ज को, हर जरूरत को पूरी कर सकती हो, अपने सारे कर्जे चुका सकती हो और इन पैसों से तुम अय्याशियां और जो तुम्हारी ख्वाहिशात है वो भी कर सकती हो। इस सिंदूर को खत्म होते होते तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। तुम्हारे पास चांदी का भंडार हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन बस तुम्हें इस सिंदूर को अपनी मांग में भरना नहीं छोड़ना है। कामनी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है अगर मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भरूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि एक विधवा होकर भी ये सिंदूर लगा रही है, ये पागल तो नहीं हो गई, या फिर इसने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली। समाज में मेरी नजरें शर्म से झुक जाएगी। मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगी, उन लोगों का सामना कैसे करूंगी और वो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। पर कामनी ने जब अपने बीते हुए लम्हे और अपने हालात पर नजर डाली, हालात के बारे में सोचा, तो वो एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। उसके ऊपर मानो बहुत बड़ा बोझ था। एक तो उसके बूढ़े माँ बाप का, दूसरा उन कर्जदारों का। कर्जा नहीं चुकाएगी तो वो लोग भी उससे मतलब पूरा करने के लिए और उसके साथ जबरदस्ती करने में देर नहीं करेंगे या फिर उसे परेशान करेंगे। और कर्जा चुकाने के लिए इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे कामनी अब सीधे तरीके से कमा नहीं सकती थी। वो सोचने लगती है कि अगर मैं उन लोगों के कर्जों को नहीं चुकाती तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार वालों को घर से बेघर कर देंगे और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। कामनी एक ऐसी विडंबना में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। लेकिन अंत में कामनी अपने हालात को देखते हुए उस सिंदूर की डिबिया को उठा लेती है और वहां से चली जाती है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।